Please start. Good evening. Good evening, Jasna. Good evening, नमस्ते everyone. मीनू जी। So, आप प्लीज ओवर टू यू ज्योत्सना। आप बताएं अपने जो आर्टिकल आपने लिखा है उसके बारे में प्लीज। Thank you, Minu ji, and thank you, Shabana ji, and thank you, Team Heaven, for giving me this opportunity to discuss about the 12 laws of karma. Karma, we understand as like action. It emphasizes the importance of our personal responsibility. हमारा जो moral behavior होना चाहिए कि हमें ये करना है या नहीं करना है। लाइफ हमारी चॉइसेस से और एक्सपीरियंसेस से फुल है। हर मोमेंट हमें कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ता है, कुछ चूज करना पड़ता है। साथ ही हमारी जिंदगी में गुड टाइम्स भी होते हैं और बैड टाइम्स भी होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे हमें एक्ट करना है, हमें सोचना है, क्या हमें रिस्पॉन्स करना है। ये जब सारी जो डिसीजंस हम लेते हैं और जब हम इनको चॉइसेस को चूज करते हैं, तो इन्हीं से हमारा फ्यूचर, हमारी डेस्टिनी एक अपना पाथ चूज करती है। कभी कभी हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ में क्यों हुआ या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी आपने नोटिस किया है कि हम जो आज जो करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वही चीजें हम तक वापस आती हैं किसी दूसरे रूप में। दिस इज व्हाट कर्मा इज। संस्कृत वर्ड से लिया जाता है कर्मा, जिसका मतलब है एक्शन। और कर्मा से हम ये समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस संसार में हम जो भी चीज देते हैं, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो शब्द हो, या हमारा कोई भी कार्य हो किसी भी तरीके के, या कोई भावनाएं हो, वो हमारे पास किसी ना किसी रूप में जरूर लौट करके आता है। इट इज लाइक अ साइकिल। आप कुछ करते हैं और आने वाले पलों के अंदर वो उसको अफेक्ट जरूर करता है। तो कर्मा के अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही समझते थे कि यू रीप व्हाट यू सो, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, और जैसा जो कारण है उसके उसका असर जरूर दिखेगा। पर धीरे धीरे लाइफ के अंदर जब हमारे अंदर थोड़ी मेच्योरिटी आती है, हम दुनिया के अंदर थोड़ा सा और एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, थोड़ा सा हमें गुरु का सानिध्य मिलता है, और हमारे क्लोज के जो लोग हैं वो हमें जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें जब सिखाते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आता है कि कर्मा का ये तो एक मेन लॉ है, जो कि है कॉज एंड इफेक्ट का। पर जब हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो उसमें अब समझ में आता है कि बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कर्मा की लॉ से रिलेटेड है। सभी चीजें तो शायद हो सकता है हम सभी ना प्रैक्टिस करते हो या हमारी लाइफ में ना होता हो, लेकिन अगर आप एक एक लॉ को समझेंगे और इनके मीनिंग को समझ करके अपने जीवन के अंदर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कुछ हम थोड़ा सा ये लॉ को जरूर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने जब इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा जाना कि अच्छा ये चीजें ऐसे भी होती हैं, तो उस वक्त मुझे लगा कि भी ये चीजें हम एक वास्ट लेवल के ऊपर सबके साथ शेयर करें, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये लाइफ के अंदर कुछ चीजें सिंपल सी ऐसी होती हैं कि जिसको अगर हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद हमारे बिहेवियर के अंदर और हमारे लाइफ के अंदर कुछ चॉइसेस जो हम करते हैं, उससे हमारे लिए भी बेटरमेंट होगी और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी बेटरमेंट होगी। सो मैंने ये पाया कि कर्मा के जो लॉ हैं ये हमें माइंडफुलनेस सिखाते हैं। दे शो अस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कैसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और उस इन दोनों चीजों को हैंडल करते हुए कैसे हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आगे शुरू करती हूँ कि ये जो 12 लॉज हैं, इनके नाम के साथ और एक ब्रीफ में इनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे बड़ा जो लॉ है, दैट इज द ग्रेट लॉ ऑफ कर्मा। यू रीप व्हाट यू सो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे बड़े बूढ़ों ने भी बड़े टाइम से हमें यही सब सिखाया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और जो आप काम करते हो उसका असर आपके ऊपर जरूर होता है। तो ये तो हम पूरी जिंदगी सुनते आ रहे हैं। आगे अब दूसरे लॉ के ऊपर चलते हैं, द लॉ ऑफ क्रिएशन। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, योर माइंड क्रिएट्स योर डेस्टिनी, योर रियलिटी। सो हमारे जो भी ड्रीम्स हैं या वॉट एवर आवर गोल्स, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए हमें एक्शन लेना है। तो
जो हमारी रियलिटी है उसको जब हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या उसको रियलिटी के अंदर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि हमें कुछ एक्शन लेना है। और वो हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी चीज अपने आप नहीं होती है। सो इसके लिए हमें जो लाइफ के अंदर चाहिए उसके लिए हमें जगह बनानी पड़ती है कि ये हमारी लाइफ में आनी चाहिए चीज। तो दैट इज द लॉ ऑफ क्रिएशन। साथ में जो है हमारे स्किल्स जो हैं, जो हमारे टैलेंट्स हैं और स्ट्रेंथ्स हैं, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सोच लिया कि हमें कोई हमने पर्टिकुलर गोल सेट कर लिया वो हमें सारी चीजें मिल ही जाएंगी। हमें उसके लिए एफर्ट्स भी करने होंगे। हमारे जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको हमें यूज भी करना होगा सो दैट उससे हमारा भी बेनिफिट हो और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी बेनिफिट हो। दिस इज लॉ ऑफ क्रिएशन। योर माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी, योर थॉट्स। देन कम्स द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, उसके साथ तो इतना अच्छा हो रहा है। या कभी हमारे से कोई गलती हो जाती है जिसका कारण हमें नहीं पता होता, तो उसका ब्लेम हम दूसरों पे लगाते हैं। तो लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी स्टेट्स दैट वी शुड बी हम्बल एनफ। हमें हमारे अंदर इतना वो होना चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें कि हमने जो एक्सेप्ट किया है, जो हमने किया है, वही उसी की वजह से हमारी आज की रियलिटी है। इसका मतलब पास्ट में हमने कुछ एक्शंस ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट ऐसा है। सिमिलरली आज जो हम एक्शंस कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के उसको इफेक्ट करता है। तो दिस इज लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी कि अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो तब तक हमें फॉलो करती रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार हमारा परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा नहीं होता ऑफिस के अंदर, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं इसने मुझे काम नहीं करने दिया, ये मेरे कलीग्स हैं मुझे परेशान करते हैं। इट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज कि हमें जितना अच्छा परफॉर्म अपने ऑफिस में करना चाहिए या प्रोफेशन के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर, हम किसी वजह से उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका हम रूट कॉज ढूंढ रहे हैं कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, किसी और की वजह से है। सो लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी स्टेट्स वी शुड बी हम्बल एनफ टू एक्सेप्ट दैट कि भाई ये ऐसा ही है। नेक्स्ट फोर्थ लॉ आता है द लॉ ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जब हम खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। महात्मा गांधी ने भी कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। किसी हम अपने आसपास की दुनिया के अंदर, इवन अपने फैमिली के क्लोज पर्सन, फैमिली मेंबर्स को भी अगर देखें, तो अगर हम किसी को चेंज करना चाहें तो उनकी हैबिट्स को हम नहीं चेंज कर सकते। उनको कोई चीज सिखाने के लिए हमें वो चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा। जैसे अगर माँ बच्चे को पढ़ाती है, तो जब तक माँ खुद वो पढ़ने का उस रूटीन को नहीं फॉलो करेगी तब तक बच्चों के लिए भी उस रूटीन को फॉलो करना मुश्किल होता है। ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है। तो वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज द की टू क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंज इन लाइफ। जब तक हम अपने को नहीं सुधारेंगे तब तक हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर उसको नहीं चेंज कर सकते, और दूसरों को हमें कंट्रोल नहीं करना है। हमारा फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए। सो इट इज लाइक एक्सेप्टिंग आवर फेट। तो तब हमारी ग्रोथ अंदर से स्टार्ट होती है। एंड नेक्स्ट कम्स द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी लाइफ में आज जो भी हो रहा है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम खुद हैं। अगर पूरा साल पढ़ाई नहीं की है किसी बच्चे ने और एग्जाम के अंदर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसका जिम्मेदारी उसको खुद को लेनी आनी चाहिए कि मैंने पूरा साल पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया। अब इसके अंदर अगर वो बच्चा कहे कि नहीं क्लास में मुझे बच्चे पढ़ने नहीं देते या मुझे टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं उसके खुद बच्चे के खुद के एफर्ट्स की भी कमी है। तो इससे जो है ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि जो हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारी ही वजह से हो रहा है। तो इससे क्या है, हम दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने की जो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो जाती है। सो किसी ने कहा भी है, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द चॉइसेस यू मेक। तो अगर आज की डेट में कोई बच्चा है जो पढ़ने से इनकार कर देता है या पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता, तो कुछ टाइम के बाद अगर उसकी इलिटरेसी है या वो अनएजुकेटेड है या कम पढ़ा लिखा है, तो वो उसकी चॉइसेस हैं जो उसने पास्ट में चूज की थी कि मेरे को पढ़ना नहीं है, तो इसलिए आगे चल करके उसको लाइफ में जो पढ़ाई की वजह से जो उसको स्टेटस मिलता है या उसकी जो जॉब अच्छी मिलती है, लाइफ में बेटरमेंट होती है। सो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द चॉइसेस यू मेक। देन
नेक्स्ट लॉ कम्स द लॉ ऑफ कनेक्शन। कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हमारे साथ जो कुछ भी फ्यूचर में हो रहा है या हमें सॉरी प्रेजेंट में जो हो रहा है कि कुछ हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, हम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा समझना जरूरी ये है कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी चीजें हैं या जो भी पर्सन हमारी लाइफ में आते हैं, वो उनका हमारा कुछ ना कुछ लेखा जोखा है, जिसे हम कहते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, दे आर ऑल कनेक्टेड। हम इस मोमेंट में आज जो भी कर रहे हैं, आप और हम सब यहाँ पर इकट्ठा है, तो जो भी हम ये कर रहे हैं, ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। और कल जो भी हम करेंगे, आज हम जो कर रहे हैं उसका हमारा कल बनेगा, आने वाला कल बनेगा। हमारी लाइफ के अंदर जो कुछ लोग आते हैं, कुछ उनका बहुत टाइम तक वो टिक जाते हैं, कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं और एक अच्छी याद बन के चले जाते हैं, कुछ लोग सिखा करके जाते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, ये किसी ना किसी वजह से हमारी लाइफ में आते हैं। इनकी लाइफ में हमारे साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कर्मा कनेक्शन। तो दिस इज लॉ ऑफ कनेक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, लॉ ऑफ फोकस। इसको अगर हम अपने रियल लाइफ के साथ साथ देखें और साथ में इसको इम्प्लीमेंट करें हर पर्सन, तो हमारी लाइफ के अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारे, जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों सोचा, कि हमारे साथ क्यों गलत किया, शायद कई सारी लोअर थॉट्स जो है वो हमारी लाइफ में से खत्म भी हो सकते हैं। लॉ ऑफ फोकस सेज वी कांट थिंक ऑफ टू थिंग्स एट द सेम टाइम। आज इस वक्त यहाँ पर जो भी लोग प्रेजेंट हैं, वो मेरी बात को सुन रहे हैं और मैं उनकी तरफ अटेंटिव हूँ, ताकि बाद में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम उस चीज के ऊपर फोकस करके उसको समझेंगे। तो इसी तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होता है, तो हमें उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। और पढ़ाई पे फोकस होने के साथ हम किसी और चीज के ऊपर फोकस नहीं करते, हमारी अटेंशन अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब हम इस लॉ को अपनी लाइफ में फोकस लगाते हैं, लॉ ऑफ फोकस को, हमारा फोकस होता है हायर वैल्यूज पे, स्पिरिचुअल वैल्यूज पे, काइंडनेस पे, पेशेंस पे, तब हमारे लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम लोअर थॉट्स के ऊपर सोचें, जैसे कि ग्रीड, जेलसी, एंगर। सो हम जब दो चीजों के ऊपर साथ साथ नहीं सोच सकते, तो इसका मतलब जब हम हायर वैल्यूज के ऊपर सोचना शुरू करेंगे तो हमारी लाइफ में से जो लोअर थॉट्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगी। योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट यू फोकस ऑन। और इसी तरीके से ये भी कहा गया है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां हमारा फोकस हो गया, हमारी एनर्जी वहीं फ्लो करने लग जाती है। और यही लाइफ में अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने का बहुत बहुत कामयाब तरीका है। आप करके देखिएगा। अगर आप आज की डेट में, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम ये सोचते हैं कि वी डोंट वांट वॉर, तो इसके अंदर हम फोकस कर रहे हैं वॉर के ऊपर। हमारा मेन फोकस है कि हमें लड़ाई नहीं, युद्ध नहीं चाहिए। इसकी जगह हम अगर ये सोचे वी वांट पीस, तो हमारा हम सबका फोकस हो जाएगा यहाँ पे पीस पे। कॉन्फ्लिक्टरी वर्ड्स के ऊपर कैसे हम फोकस कर रहे हैं और उनका लाइफ में हमारे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ फोकस। देन कम्स लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। इस लॉ के अकॉर्डिंग आज की डेट में अगर मेरा कुछ भी बिलीफ है, तो आई शुड बी रेडी टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ट्रूथ। मैं जिसके अंदर बिलीव करती हूँ, लाइकवाइज जैसे मेरे को लगता है कि भी कर्मा की जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हमें कुछ इसमें से कोई मौका पड़ता है तो हमें उसको अपनी लाइफ में यथार्थ में करके दिखाने का कुछ ना कुछ हमारे पास तरीका होना चाहिए, या हमारा विश्वास इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम उसको बता सकें कि हाँ, ये लाइफ में चीजें होती हैं। इट्स नॉट एनफ टू टॉक अबाउट बीइंग जेनरस, कि मैं काइंड हूँ या जेनरस हूँ, ऐसा नहीं है कि इसे हम सिर्फ मुंह से बोल करके उसको बताएं। हमें ये चीजें अपने व्यवहार में भी शो करनी आनी चाहिए कि, और ये ऐसा ना हो कि ये सिर्फ किसी का पैसा देख करके या किसी का रुतबा देख करके हो, कि कोई बहुत पैसे वाला है तो हम उसके साथ बहुत काइंड हैं, लेकिन अगर कोई लोअर लेवल का है, जैसे हमारी कई बार मेड्स होती हैं या सड़क पर चलते हुए कभी भिखारी होते हैं, तो हम उनको हीनता की दृष्टि से देखें या उनसे गलत ढंग से बात करें। हेयर कम्स द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी, कि हमको सबके साथ ही अपनी जेनरॉसिटी दिखानी है, अपना काइंडनेस दिखाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर
फाइनेंशियल स्टेटस और उनका जो भी स्टेटस सोसाइटी के अंदर है। तो लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी नीड्स अस टू फोकस ऑन कल्टिवेटिंग पीस फॉर अदर्स। दूसरों के लिए भी हमारे को पीस और काइंडनेस शो करनी आनी चाहिए। So then we are here to discuss law of here and now. इसका मेन थीम है एम्ब्रेस द प्रेजेंट। आज में जीना इस लॉ का मेन फोकस है। अगर हम अपने पास्ट को ही बार बार सोचते रहेंगे, उसी को जीते रहेंगे, तो हमारी जिंदगी के अंदर नई चीजों के लिए कभी जगह नहीं बन पाएगी। हमारी लाइफ में ऐसा गलत हुआ कुछ हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अगर हम बार बार, ठीक है ऐसा पॉसिबल होता है, नहीं होता कि हम हमारे साथ जो भी गलत हुआ हम उसको एकदम से छोड़ पाए, लेकिन जब तक हम किताब के पिछले पन्ने को छोड़ करके अगले पन्ने पर नहीं आएंगे तब तक हम अगला पाठ नहीं पढ़ सकते। और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से मीनू दीदी से भी सीखी है। कई बार लाइफ के अंदर हमारे साथ इमोशनल ट्रॉमा कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर हम उसी वाकयात के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, उसने हमारे साथ ये किया, वही वही थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं। तो हमें अपने कर्मा के इस लॉ को ऐसे अपनी लाइफ में करना है कि जब हम उन थॉट्स से डिटैच हो जाते हैं तब हम अपने लाइफ के अंदर ग्रोथ के साथ साथ नए पैटर्न्स को, नए थॉट्स को, नए ड्रीम्स को जगह देते हैं। दिस सेट्स लॉ ऑफ हियर एंड नाउ कि हमें आज इस पल में जीना आना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे अटेंटिव होकर के हमारे इस डिस्कशन को सुन रहे हैं कि हम कैसे लॉ ऑफ कर्मा को डिस्कस कर रहे हैं। सो वी आर प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। नेक्स्ट एंड 10th लॉ कम्स लॉ ऑफ चेंज। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और हिस्ट्री कब तक खुद को रिपीट करती है? जब तक समय हमें जो लेसन सिखाना चाहता है उस लेसन को सीखते हुए हमने पास्ट में जो काम किया उससे हम कोई नया स्टेप ना लेकर के उस चीज को चेंज करें। अगर हमने पिछले 1 साल के अंदर पढ़ाई नहीं की किसी बच्चे ने और उसका वो रिजल्ट ही आया कि वो फेल हो गया, तो अगले उस 1 साल उस बच्चे को वो दोबारा से वो 1 साल पढ़ाई करनी होगी उसी क्लास के अंदर। और अगर वो 1 साल को दोबारा अच्छे से पढ़ेगा, इसका मतलब उसने चेंज किया अपने पैटर्न को कि अब मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो बच्चा अब की बार सफल होगा, अब वो नेक्स्ट क्लास में पास होकर के प्रमोट हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हिस्ट्री फिर से खुद को रिपीट करेगी और वो फिर से अपनी इस 1 साल और खराब करके उसी क्लास में फेल हो जाएगा। तो दिस इज लॉ ऑफ चेंज, जो कि ये बताता है हिस्ट्री तब तक खुद को रिपीट करती है जब तक कि उससे जो कंसर्न पर्सन है वो उस लेसन को ना सीख ले कि उसको क्या चीज बदलने की जरूरत है। तो आई होप आई एम गोइंग ओके विद दिस नाउ। अभी तो कोई बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा। It's fine. It's totally fine. Yes. So next law comes law of patience and reward. वैसे तो हमारी हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। और अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो भी ये कहा गया है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अगर आज हम बड़ी बड़ी हस्तियों को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, या बहुत बड़े हमारे एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, फेमस लोग हैं, तो क्या वो सब एक दिन की मेहनत में या 15 दिन की मेहनत में अपना इस मुकाम पे पहुंच गए? नहीं। उसके पीछे की उनकी मेहनत है कई सालों की, कई रातों की, कई रातें उन्होंने काली की है, अपना खून पसीना बहाया है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। सो वी आर सपोज टू बी डूइंग, जो हमें करना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमें कुछ एक्शंस अपने गोल के लिए या अपनी लाइफ के अंदर करने चाहिए और हमें उसके रिवॉर्ड के लिए वेट करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जब हम अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने गोल्स के अंदर कंसिस्टेंट रहते हैं, तो उसका रिवार्ड इज अ बाय प्रोडक्ट। धोनी जी ने भी कहा है जब आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हो, यानी कि जब आप कर्मा के ऊपर ध्यान देते हो कि आप क्या काम कर रहे हो, देन द रिजल्ट इज, जो आपका सक्सेस है, दैट इज योर बाय प्रोडक्ट। आई होप सब इससे एग्री करेंगे, धोनी की ये सब बातें सुनी होगी। When you focus on the process, the success is the byproduct. Yes. So last but not the least,
नेक्स्ट कम्स लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। हमारी लाइफ में कई सारे लोग ऐसे हमें दिखते हैं जिसके अंदर जिनको कि देख करके लगता है कि भाई इन्होंने क्यों ऐसे ये इस धरती पे क्यों है या क्या करना चाह रहे हैं, इनकी लाइफ का क्या मतलब है। ये थॉट सही नहीं है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि इस धरती के ऊपर जो भी इंसान जन्म लेता है, हर इंसान के अपने कुछ वैल्यूज हैं, कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ स्किल्स हैं, कुछ टैलेंट्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो अपने एक इस ब्रह्मांड के अंदर अपना जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो सबके लिए कहीं ना किसी के लिए वैल्यूएबल है। और चाहे वो 0.1% ही इम्पैक्ट दे, वो इस दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर हो, कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बहुत बड़ा कुछ प्रोडक्शन करती हैं तो लोग उसको खरीदते हैं तो ही इम्पैक्ट होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक घर के अंदर छोटा सा बच्चा जो है, अगर वो हंसता है तो उसके आसपास के चार लोग, उसके परिवार के लोग उसको देख करके खुश होते हैं। तो वो एक जो उस छोटे से बच्चे की जो हंसी है, उसने कितना अच्छा एनवायरनमेंट एक क्रिएट किया। उसके उस एक बच्चे के हंसने से उसके घर के अगर 5 सदस्य खुश हो गए, वो खुशी का माहौल उन पांचों के लिए भी होगा। वो पांचों सदस्य घर से बाहर कहीं भी जाएंगे तो जिससे भी मिलेंगे वो हंस करके मिलेंगे। तो वी ऑल आर बॉर्न विद गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, और हमारी लाइफ का, सबके इस धरती पे पैदा होने का कोई ना कोई कारण जरूर है, कोई ना कोई पर्पस जरूर है। तो हर इंसान अपना एक जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन करता है, चाहे वो कितना ही छोटा हो, कितना ही वो कहते हैं ना जरा सा हो, तो लेकिन वो ओवरऑल इस धरती के ऊपर, इस वर्ल्ड के ऊपर कहीं कुछ ना कुछ वो करता है। जैसे यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसी तरीके से हमारा छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन जो है इस वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। तो ये थे कर्मा के 12 लॉज, जो कि मैंने थोड़े से समझे और शेयर करने की कोशिश की, जो कि द डेली गार्जियन के आज के न्यूज़पेपर में छपे हैं। इंसिडेंटली आज की डेट है 8 अक्टूबर 2024। और न्यूमरोलॉजिकली अगर इसको हम देखें तो बर्थ नंबर BN जिसे हम कहते हैं, दैट इज 8। और पूरी डेट का अगर टोटल किया जाए तो वो भी डेस्टिनी नंबर आता है, वो भी 8 पे ही आता है। और कोइंसिडेंटली हमारा आज का जो सेशन जो है ये भी 8 बजे ही हो रहा है। तो कई सारी चीजें जो कर्मा से रिलेटेड है, नंबर 8 इज रिलेटेड टू कर्मा बाय, एंड इट इज रूल्ड बाय लॉर्ड सैटर्न। और वो उनको तो शनि देव महाराज को तो कर्मा का सबसे बड़ा, आप कहते हैं, न्यायाधीश माना जाता है। जो आप बोगे वही आप पाओगे। तो जब हम कर्मा के इन यूनिवर्सल 12 लॉज को समझ जाते हैं, इनको अपनी कोशिश जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं, तो हम जिंदगी को समझ करके बेटर चॉइसेस और बेटर डिसीजंस कर पाते हैं। इससे ना सिर्फ हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, बल्कि हमारा भी पर्सनल डेवलपमेंट होता है। और जो हम ग्रो करते हैं उससे हमारे आसपास के लोगों की भी, वो उन लोगों को भी ग्रो करने में हेल्प मिलती है। वो लोग भी अपने हार्मनी के साथ लाइफ जीने में उनको हेल्प मिलती है। तो इट्स लाइक कि आप फ्यूचर के लिए अच्छे बीज बो रहे हो, जो कि आगे चल करके आपको जरूर अच्छा रिजल्ट देंगे। So this is all from my side, what I understood and what I learned about 12 laws of karma. So over to Team Magic, Maven Magic. Thank you so much. Thank you, Jyotna ji. It was really wonderful. Anyone has any question? I think. Okay, Jyotna, good evening. I love I love your talk. I love your talk. It's on karma, and I believe in law number 12. And I love your quote at the beginning of the session. You reap what you sow. And recently, I've been today. I think when the doctor saw my blood results, the doctor diagnosed me with viral infection because I still got nasal pharyngitis, and I'm still laughing, and I'm still training, and I'm still rocking. And I am a winner of Miss Beautiful Smile from Miss Amazing Malaysia Great. 2024. And I believe in the law of attraction, and the law of inspiration, and the law of inspiration. So the two one is close to my heart.
But sometimes I love my parents and my caregivers so much, and I used to love my siblings so much. But recently, I think they are busy with their own things, and they are much elder to me, and all of that. But um, to me, they can't let out their problems. Whatever their problems, they need to find a solution for that. So, how do you deal with the people who you love so much, but when you see them, they blame you, especially your siblings? How do you deal with it? The point here is, Rajvin, it's human nature to blame others. We need to understand this, right? And while dealing with siblings and very close relatives, there are two ways what I feel is. One is ignorance is bliss. At times, you need to Yeah, understand that the person, whosoever it is your sibling or your family member, uh, they you need to understand their mental situation, their emotional situation yeah, also. At times but they yeah, might be they might be in anger due to some reason, or they might be they, coming from yeah, that's outside. what I said. They are going through their own problems and Yes, letting out on me. right. So So in that, that case, you just can think they have their own problems. Yeah, fine. Whenever there is situation like this, what I feel is one person should remain calm. yeah, What we say is in Hindi is ek chup so sukh. So when there are two persons and one is in anger and very frustrated and they are letting their thoughts out, they are very angry, they are speaking so much. yeah. So what I feel is that the other person should be calm. It happens in my home So also. that's what I did today. Today Hmm. is my nephew's birthday, and of Okay. course, none of them said hello. Maybe I told, it happens a few times because that day I told my sister, last Sunday, maybe 2 weeks ago, when I was having very, very bad congestion, for my congestion, I can't cry, I can't. So I just said, I need help to sit down on the chair. I was calling my dad, Mhm. and he got angry and smacked me on the face. So I didn't respond. I didn't. So until today, and I went to visit the daughter in hospital recently. I forgave her for that. I went to, Yeah, forgiveness is the key. Forgiveness is the key. and then I practiced Ho'oponopono. I practiced so many things, but yet they're ignoring me. You feel hurt sometimes. Detachment is good, but you feel hurt sometimes because Yes, it's your own blood. I can Even understand. even you see, like my caregivers, they're not our own blood, but they take care of us like own family. I can So understand that. yeah, so it's like that. I So don't. here you can think it is their karmas, it is their thoughts which is disturbing them. So you need to maintain your own peace by let go Yeah, and let by go. let go and by forgiving them, because they don't know what they are doing in the moment of the heat, right? So when the situation calms down, you can speak to them calmly. कि at that time said this to me. आपने मुझसे ऐसे बात की. This hurt me very much. Maybe at that time they are also in cool mood, so they can understand what they did wrong. So Yeah, not to it's a discuss the things in the heat of the moment. This will yeah, no, help you no. to resolve the situation also. No, I think one day I will discuss with in front of my parents, and whatever the outcome is, I will be willing to accept.
So if things are hurting you this way, Rajvin, I will suggest you one thing. Like if you are comfortable writing or something like that, whatever thoughts you are having, I can see like Right. negative thoughts or you are not feeling bad, some bad thoughts. If it is possible for you, just write them down in a paper Piece and of just paper. tear that paper and flush that out or throw it in dustbin and just send it to the universe. This will help you a lot. You need to let out your thoughts, your bad thoughts, which are hurting Yeah. you. That When is those hurt thoughts, hurt feelings are out on the paper, na, like remember that Jab We Met picture, there where Shahid Kapoor tears down the photo, Hanji, फाड़ Hanji, दो girlfriend की photo and throw that in the flush Hanji, कर दो Hanji. इसको. Do that childish activity. It helps. I myself have done this. My kids also do this. This really helps because whatever you have, ill feelings or negative thoughts or The depressive other thing thoughts, is, I my therapist have said, I go for hypnotherapy, and they said that meditate, gratitude, and do laughter yoga, and forget about the past. And exactly. yeah, These all things we here discussed in the laws of karma. I hope you can resonate with the laws of that. yeah. That's why I said that's why I mentioned to you. I love your talk today, and Thank you I so much. love the 12, number 12, love, inspiration, and strength, Hmm. because we don't find strength in people. We find strength in ourselves, and we find strength in God. Right. So you are But your best friend. yes, No one else. I love myself. I love everyone around me. Yes. First, we need to love ourselves. Only then, see, you can't pour from Thank an you. empty cup. Yes. Thank you, Shabana ji. So anybody you. else? Thank you for sharing. Thank you, ma'am. Thank you. Kaki. Anyone else has any questions? So I think there are no more questions. And thank you, Jyotsna ji, for sharing. Yeah, Meenu Thank ji. you, Shabana ji. Thank you, Meenu Yeah. ji, for giving me this opportunity. आई वाज जस्ट कमेंटिंग कि अगर हम ये सारी लॉज अप्लाई कर ले अपनी लाइफ में तो हमारी लाइफ वंडरफुल ना हो जाए. एक्चुअली ये 12 लॉज अलग अलग नहीं है. अगर हम देखें तो ये धीरे ये सारे इंटर रिलेटेड हैं. छोटी छोटी सी चीजें ही हैं और हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं. अब जैसे हाँ जी. पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं तो उनका लास्ट में रिजल्ट आता है. जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. वी एक्चुअली प्रैक्टिस दिस, बस वो उसका कोई नाम हमने अभी तक नहीं दिया हुआ है. तो ये धीरे धीरे लॉ ऑफ कर्मा में हमें समझ में आते हैं. Right. Thank you. It was very interesting. और मतलब there are so many laws in the universe और all are made for our benefit only. पर हमें कोई follow करने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है, समझने follow की भी जी. नहीं, समझने की जरूरत. मैंने इनमें से एक लॉ जो है मैंने आपने जो मुझे समझाया कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर सोचना छोड़ दो. अगर उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हो तो करो, अदरवाइज छोड़ दो उसको क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. एंड आई लिटरली प्रैक्टिस दिस एंड आई एम हैप्पी टुडे. Great. थैंक यू सो मच. Awesome. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. And see you थैंक यू again. एवरीवन. Wow.